हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपका आरसीसी सब्जेक्ट, जिसमें हम कवर कर रहे हैं अपना एसएससी जेई का पीवाईक्यू सेशन। एसएससी जेई के पीवाईक्यू सेशन में आज हम बात करेंगे आपके फुटिंग यूनिट की। फुटिंग यूनिट से जितने भी क्वेश्चंस आपके एसएससी जेई एग्जाम में पूछे गए हैं उनको यहाँ पर हम दो पार्ट्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से हमने प्रीवियस पार्ट्स को कवर किया है उसी तरह से यहाँ पे फुटिंग वाले चैप्टर्स को भी हम उसी तरह से कवर करेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा गया है उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के अपने पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर जो पूछा गया था एसएससी जेई 2007 में। क्वेश्चंस क्या पूछा गया है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चंस में बोल रहा है द क्रिटिकल सेक्शन फॉर टू-वे शेयर इन एन आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग इज एट द। आपको क्या बताना है, क्रिटिकल सेक्शन बताना है किसका, टू-वे शेयर इन एन आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग का। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम टू-वे शेयर की बात करते हैं चाहे आपके वन-वे शेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि जो आपका फुटिंग है वो किस पे रेस्ट पे है। क्या वो सर सॉइल के ऊपर रेस्ट पे है या आपके पाइल के ऊपर रेस्ट पे, क्योंकि सॉइल और पाइल के कंडीशंस में जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन होता है वो आपका डिफरेंट होता है। वो क्या होता है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिएगा क्रिटिकल सेक्शन फॉर वन वे शेयर की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे, आपके वन वे शेयर की बात करेंगे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, टू वे शेयर की बात करेंगे। क्लियर है? तो इससे आपके क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे कॉलम में लिखूंगा कि जो आपका फुटिंग है, फुटिंग इज रेस्ट ऑन, वो किस पे रेस्ट पे है, वो किस पे रेस्ट पे है। तो पहला होगा सर वो आपका सॉइल के ऊपर रेस्ट पे हो सकता है और दूसरा आपके पास पाइल के ऊपर रेस्ट पे हो सकता है। क्लियर है? जो आपका क्रिटिकल सेक्शन होगा, क्रिटिकल सेक्शन आपका कहाँ होगा, आपके फेस ऑफ द कॉलम पे होगा। वो कितने डिस्टेंस पे होगा उसको भी हम देखेंगे। तो दूसरा जो यहाँ पे कॉलम बनेगा वो बनेगा डिस्टेंस फ्रॉम दी फेस ऑफ कॉलम, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम दी फेस ऑफ कॉलम। तो यहां पे देखिएगा इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से बना देता हूं ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से लर्न हो जाएं। क्लियर है? तो इसको भी कुछ इस तरह से बना दो, ये ठीक, ये हो गया आपके पास और ये हो गया आपके पास, ठीक है। अगर आपका फाउंडेशन हो या फुटिंग हो, अगर उस सॉइल के ऊपर रेस्ट पे होगा तो वहां पे जो मेरा क्रिटिकल सेक्शन होगा वो क्या होगा, वो देखिएगा वहां पे जो मेरा क्रिटिकल सेक्शन होगा वो डी डिस्टेंस फ्रॉम दी फेस ऑफ दी कॉलम होगा। क्या होगा सर, होगा डी डिस्टेंस फ्रॉम दी फेस ऑफ दी कॉलम होगा। और ये जो डी होगा ये कौन सा डी होगा सर आपके पास, ये होगा इफेक्टिव डेप्थ होगा। क्योंकि कभी कभी जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां पे ये चीजें पूछी जाती है कि जो आपका क्रिटिकल सेक्शन होता है कहाँ पे लाई करता है, तो आपका आंसर होता है सर डी डिस्टेंस फ्रॉम दी फेस ऑफ दी कॉलम पे होता है। तो वहां से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डी लिया जाता है वो किसके रिस्पेक्ट में लिया जाता है, इफेक्टिव डेप्थ के रिस्पेक्ट में लिया जाता है या ओवरऑल डेप्थ के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। तो आपका जो डी लिया जाता है वो इफेक्टिव डेप्थ के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। बट जब हम किसकी बात करते हैं, पाइल की बात करते हैं, तो ये होता है आपके पास d/2 डिस्टेंस पे होता है। क्लियर है? और अगर हम इसी तरह से बात करते हैं आपके क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग मोमेंट की तो उसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नोट पॉइंट आप देखिएगा, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग मोमेंट। अब हम किसके लिए देख रहे हैं, आपके बेंडिंग मोमेंट के लिए देख रहे हैं। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या होता है, ये होता है आपके पास डी आपकी फेस ऑफ दी कॉलम पे होता है। डायरेक्ट कहां पे होता है, कोई भी डिस्टेंस नहीं होता है, डायरेक्ट फेस ऑफ दी कॉलम पे होता है, ठीक है। ये पॉइंट्स आप ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? पहला पॉइंट्स हो गया है क्लियर। अब हम बात करते हैं अपने टू वे शेयर की। आज तो हमने वन वे शेयर की बात कर ली है, अब हम टू वे शेयर की बात भी कर लेते हैं, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन फॉर टू वे शेयर की बात कर लेते हैं हम।
फॉर टू वे शेयर की बात कर लेते हैं, टू वे शेयर भी, और दूसरा हम लिख सकते हैं साथ में इसके पंचिंग शेयर, क्या बोल सकते हैं हम, पंचिंग शेयर बोल सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। आज तो उसने डायरेक्ट किसका क्वेश्चंस पूछा है आपसे, टू वे शेयर का पूछा है। ठीक है, अब जब टू वे शेयर का पूछा है, जो आपका क्रिटिकल सेक्शन होता है, चाहे आपका जो फाउंडेशंस हो या फुटिंग हो, चाहे आपकी फुटिंग क्या हो सर, सॉइल के ऊपर रेस्ट पे हो, सॉइल के ऊपर रेस्ट पे हो, या आपके सर पाइल के ऊपर रेस्ट पे हो, पाइल के ऊपर रेस्ट पे हो, तो उस कंडीशन में जो मेरा क्रिटिकल सेक्शन होता है वो d/2 डिस्टेंस फ्रॉम दी फेस ऑफ द कॉलम होता है, डिस्टेंस फ्रॉम दी फेस ऑफ कॉलम होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, तो आज क्वेश्चंस में यही पूछा है आपसे कि जो आपका क्रिटिकल सेक्शन होता है वो टू वे शेयर कहाँ होता है सर, फेस ऑफ द कॉलम नहीं, फेस ऑफ द कॉलम किसका क्रिटिकल सेक्शन होता है, आपके बेंडिंग मोमेंट का होता है। उसी तरह से बोला डिस्टेंस एट 1.5 डी डिस्टेंस, देखिएगा 1.5 डिस्टेंस पे किसी का भी क्रिटिकल सेक्शन नहीं होता है। लास्ट दी ऑप्शन देखते हैं कि डिस्टेंस डी फ्रॉम दी फेस ऑफ द कॉलम, डी फ्रॉम दी फेस ऑफ द कॉलम पे तब होता है जब वो वन वे शेयर हो, और आपका जो फुटिंग होता है वो कहाँ पे रेस्ट पे होता है सर, आपके सॉइल के ऊपर रेस्ट पे होता है। बट उसने टू वे शेयर बोला, तो टू वे शेयर चाहे वो सॉइल के ऊपर रेस्ट पे हो चाहे पाइल के ऊपर रेस्ट पे हो, तो कहाँ होता है, d/2 डिस्टेंस फ्रॉम दी फेस ऑफ दी कॉलम होता है। तो यही तो लिखा है, डिस्टेंस d/2 फ्रॉम दी फेस ऑफ दी कॉलम होता है। तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर मिल गया है वो मेरे पास क्या मिल गया है सर, डी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि फॉर ए नंबर ऑफ कॉलम इज कंस्ट्रक्टेड इन ए रो द टाइप ऑफ फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड। अगर आप एक ही रो में नंबर ऑफ कॉलम को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उस तरह की फाउंडेशंस को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम स्ट्रिप फाउंडेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रिप फाउंडेशन। देखिएगा ये स्ट्रिप फाउंडेशन कुछ इस तरह से होती है, यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ये भी मैं बताऊंगा कि सर इसको हम स्ट्रिप क्यों बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए तो ये भी तो पूछा जा सकता है कि सर इसको हम स्ट्रिप क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये है हमारे पास कुछ इस तरह से, क्या बना रहे हैं हम, स्ट्रिप फाउंडेशंस बना रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सर, ये क्या होगी इसकी सर, ये विड्थ होगी इसकी, और ये क्या होगी सर इसकी, ये होगी सर इसकी लेंथ हो गई इसकी। ठीक है, आप थोड़ा अच्छे से बनाना है। क्लियर है, ये क्या हमारे पास अभी एक फाउंडेशन है। अब इस एक ही रो में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे कुछ इस तरह से। देखिएगा मैं नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। एक कॉलम बना दिया मैंने यहाँ पर, दूसरा कॉलम बना दिया है। ठीक है, इस तरह से मैं बहुत सारे कॉलम बनाने की कोशिश करूंगा। देखिएगा जितने आएंगे यहाँ पे उतने ही बना पाऊंगा भाई। ठीक है, आपको समझाने के लिए काफी है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से एक ही रो में क्या किया है आपने, नंबर ऑफ कॉलम कंस्ट्रक्ट किए हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम स्ट्रिप फाउंडेशन बोलते हैं। अब सर इसको स्ट्रिप क्यों बोला गया है, क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है वो मच लार्जर देन होती है एज कंपेयर इज विड्थ। ठीक है, देखिएगा तो ये भी आप देखिएगा, क्योंकि जो इसकी लेंथ होती है सर वो क्या होती है, लेंथ इज मच लार्जर देन इज विड्थ, तो इट इज आल्सो नॉन एज स्ट्रिप बोला जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है सर, स्ट्रिप बोला जाता है। क्लियर है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं आपके फुटिंग की, देखिएगा मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक वर्ड आपका फुटिंग होता है और एक वर्ड आपका फाउंडेशन होता है। देखिएगा जब भी मैं किसी सिंगल कॉलम की बेस को प्रिपेयर कर रहा होता तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, उसको हम फुटिंग बोलते हैं। बट जब हम इस नंबर ऑफ कॉलम के बेस को प्रिपेयर कर रहे होंगे तो इसको क्या बोला जाता है सर, उसको फाउंडेशन बोला जाता है। तो हमने कुछ यही कहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है सर राफ्ट फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन का यूज आप वहीं करेंगे जहां पर क्या होगा, आपके पास सॉइल के पास लो बेरिंग कैपेसिटी होगी, जैसे कि आपका ब्लैक कॉटन सॉइल। क्लियर है, तो ये भी हम लिख देते हैं कि राफ्ट फाउंडेशंस are used where the soil has low bearing pressure, low bearing capacity लिख देते हैं। ठीक है, low bearing capacity। ठीक है, तो उसी को बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपका ब्लैक कॉटन सॉइल हो गया है।
आपको फुटिंग आपको क्लियर हो गया है। स्ट्रैप भी हम देखेंगे आगे कि स्ट्रैप क्या होता है। क्लियर है? क्लियर? तो इतना आपका क्वेश्चन यहाँ पर ओके हो गया है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 द थिकनेस ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग ऑन पाइल एट इट्स एज इज केप्ट लेस देन। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपके पास? थिकनेस ऑफ फुटिंग पूछा जा रहा है। थिकनेस ऑफ फुटिंग कब पूछा जा रहा है? जब आपका फाउंडेशन कहाँ पे रेस्ट पे है सर? आपके पाइल के ऊपर रेस्ट पे है। तो इसकी भी दो कंडीशंस बनती है कि जब सॉइल के ऊपर आपका फाउंडेशन रेस्ट पे होता है तो उस समय आपके फाउंडेशन की थिकनेस कितनी होती है, और जब वो पाइल के ऊपर रेस्ट पे होता है आपका फाउंडेशन तो उस समय आपकी थिकनेस कितनी होती है। क्लियर है? दोनों को यहाँ पर हम 1 by 1 देखेंगे। तो देखिएगा नोट पॉइंट क्या है कि इफ द footing is rest on soil पे है तो उस कंडीशंस पे क्या होगा? तो उस कंडीशंस पे जो हमारा थिकनेस ऑफ फुटिंग होगा, किसकी बात करें हम? थिकनेस ऑफ फुटिंग, और शुड नॉट बी लेस देन 150 mm, वो 150 mm से कम नहीं होगा, यानी कि आपका 15 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट केस आएगा, पहला केस, सेकंड केस कि इफ footing is rest on पाइल, अगर वो पाइल के ऊपर रेस्ट पे है तो उस कंडीशन में जो मेरा थिकनेस ऑफ फुटिंग होगा, किसकी बात कर रहे हैं हम? थिकनेस ऑफ फुटिंग होगा शुड नॉट बी लेस देन 300 mm, वो 300 mm से कम नहीं होगा, या हम लिख सकते हैं सर 30 सेंटीमीटर। क्लियर है? कुछ इस तरह से आपको इसको भी क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे हम पाइल की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम सॉइल की बात। अब पाइल पे कितना है सर आपके पास? पाइल पे है सर 30 सेंटीमीटर से कम, mm नहीं भाई, सेंटीमीटर। ठीक है, ये mm तो आपको हो गया, ये हो गया सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर हो नहीं सकता, 15 सेंटीमीटर हो नहीं सकता। 15 सेंटीमीटर कब है? जब वो सर सॉइल के ऊपर रेस्ट पे है। 15 सेंटीमीटर बोले तो आपके पास 150 mm, इससे कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? उसी तरह से 10 सेंटीमीटर तो कभी भी नहीं हो सकता है। अब बचा आपका 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? देखिएगा, जब ये SSC JEE ने क्वेश्चंस पूछा है तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, कोई ना कोई ऑप्शन तो आपको लगाना पड़ेगा। मैं इसका ई ऑप्शन बना देता हूँ आपके लिए, और ई ऑप्शंस में मैं लिखता हूँ 30 सेंटीमीटर, यहाँ लिखता हूँ मैं सर यहाँ पर 300 mm लिखता हूँ। तो नो डाउट आपका आंसर क्या होगा सर? ई आपका होगा। बट कोई ना कोई आंसर तो लगाना पड़ेगा, तो जब कोई ना कोई आंसर लगाना पड़ेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा सर? डी रहेगा। देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का क्लेम किया था, क्योंकि सर यहाँ पे हो सकता है उसने पाइल ना लिखे, उसको सॉइल लिखना था। ठीक है, बट गलती से उसको पाइल लिखा गया है और ऑप्शन उसने गलत किए होंगे। ठीक है, बट हमें तो पाइल ही दिखा, तो पाइल के रिस्पेक्ट में इसका आंसर 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये आपका ना तो 5 हो सकता है, ना 15 हो सकता है, ना 10 हो सकता। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक तो कोई ना कोई ऑप्शन लगाना पड़ेगा। तो कोई ना कोई ऑप्शन कौन सा होगा आपके पास? 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? अगर मैं इनका क्रॉस सेक्शन बनाना चाहूँ तो ये भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, क्रॉस सेक्शन कैसे कि ये आपके पास कॉलम है और ये क्या होगी सर इसकी? ये हो गया इसका रेस्ट पे, किसके ऊपर रेस्ट पे है सर? ये आपका सॉइल के ऊपर रेस्ट पे है। दूसरा कॉलम बना देता हूं सर मैं, एक ये कॉलम है और ये सर किसके ऊपर रेस्ट पे है? ये सर पाइल के ऊपर रेस्ट पे है। तो मान लेते हैं मेरे पास ये क्या हो गया सर? ये मेरे पास पाइल हो गया। पाइल को थोड़ा सा ऐसे ही बना देते हैं, मैं सिंपल बनाने की कोशिश कर रहा हूं अभी आपके पास। ठीक है, यानी कि सर ये क्या है मेरे पास? कॉलम है, तो इसको लिख देते हैं सर ये कॉलम है मेरे पास। और ये भी क्या है सर आपके पास? ये भी सर मेरे पास कॉलम है। ठीक है, बट जब मैं बात करता हूँ ये क्या है आपके पास? सॉइल बेस है। क्या है? सॉइल की फुटिंग है, सॉइल फुटिंग है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ ये क्या है आपके पास? पाइल है, मतलब पाइल के ऊपर रेस्ट पे है। तो इस कंडीशन में जब मैं सॉइल की बात करूंगा, जो आपका थिकनेस होना चाहिए वो आपका शुड नॉट बी लेस देन, वो आपके पास 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। और जब मैं बात करूंगा इसकी, तो ये सर आपके पास किससे कम नहीं होना चाहिए? शुड नॉट बी, ये आपके पास 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर? किस कंडीशंस में? आपकी पाइल की कंडीशंस पे। ठीक है, तो ऑप्शन भी लगा दिया है और आपने इसका एग्जैक्ट आंसर भी देख लिया है। क्लियर है?
नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। देखिएगा फिर से आपका क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस आ गया है, मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस बोल रहा है कि क्रिटिकल सेक्शन फॉर ए कैलकुलेटिंग बेंडिंग मोमेंट। आज किसका क्रिटिकल सेक्शन बताना है आपको, बेंडिंग मोमेंट का क्रिटिकल सेक्शन बताना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग मोमेंट की, तो कहाँ पे होता है सर आपका, वो होता है सर आपका फेस ऑफ द कॉलम पे होता है। कहाँ पे होता है, फेस ऑफ द कॉलम पे होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सर किसकी, क्रिटिकल सेक्शन फॉर टू वे शेयर, किसकी बात कर रहे हैं हम, फॉर टू वे शेयर की बात कर रहे हैं, टू वे शेयर। और हम बोल सकते हैं पंचिंग शेयर भी आप इसी में काउंट करेंगे, पंचिंग शेयर का भी क्या रहता है, वही रहता है। तो इसका क्या रहता है सर, इसका रहता है आपके पास d/2 एट ए डिस्टेंस, पूरा लिख देते हैं हम, एट ए डिस्टेंस d/2 फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम होता है। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करता हूं किसकी, वन वे शेयर की, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन किसकी बात करेंगे हम अपने, देखिएगा जितना आप लिखोगे उतनी चीजें आपको याद रहेगी। क्रिटिकल सेक्शन हम बात करेंगे वन वे शेयर्स की, वन वे शेयर की, ठीक है। तो इसके दो केस बनेंगे, ये दो केस कौन कौन से बनेंगे, अभी बताया आपके पास, एक जब सॉइल के ऊपर रेस्ट पे है और दूसरा पाइल के ऊपर रेस्ट पे है। अगर सर वो सॉइल पे रेस्ट पे है, अगर आपका फाउंडेशन सॉइल पे रेस्ट पे है और अगर आपका पाइल पे रेस्ट पे है, ठीक है, सॉइल के ऊपर रेस्ट पे है, तो डी डिस्टेंस एट ए डिस्टेंस, डी डिस्टेंस लिख देते हैं डायरेक्ट, डी डिस्टेंस फ्रॉम दी फेस ऑफ कॉलम, फ्रॉम दी फेस ऑफ कॉलम होगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं किसकी, आपके पाइल की, तो पाइल पे क्या होगा सर, d/2 डिस्टेंस फ्रॉम दी फेस ऑफ कॉलम, फ्रॉम दी फेस ऑफ कॉलम होगा, ठीक है। ये मैंने कॉलम को शॉर्टकट में लिख दिया है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है। तो देखिएगा हम बात कर रहे हैं आपके बेंडिंग मोमेंट की, तो बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा सर, d/2 फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, नहीं सर, d फ्रॉम दी, नहीं सर, कॉलम फेस पे होगा, यस सर, कॉलम फेस पे होगा, क्योंकि मैंने लिखा है फेस ऑफ द कॉलम मींस कॉलम फेस पे होगा। तो राइट आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर आपका सी इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इन ए रेनफोर्स एंड प्लेन कंक्रीट फुटिंग रेस्टिंग इन सॉइल द थिकनेस ऑफ एज शैल नॉट बी लेस देन। देखिएगा यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था, आपके पास क्या बोला है, थिकनेस ऑफ फुटिंग बोला है। अगर थिकनेस ऑफ फुटिंग जो आपके पास रहेगी, कि थिकनेस ऑफ फुटिंग की बात करना है कि इफ अगर हमारे पास जो सॉइल है, अगर सॉरी फाउंडेशन है, फुटिंग लिख देते हैं, अगर आपकी जो फुटिंग है वो अगर वो क्या है, रेस्ट ऑन सॉइल है, रेस्ट ऑन सॉइल है, और अगर वो सर क्या है, रेस्ट ऑन पाइल है, ठीक है, तो उस कंडीशंस में मेरा जो थिकनेस ऑफ फुटिंग होगा शुड नॉट बी लेस देन 150 mm, 150 mm से कम नहीं होना चाहिए सॉइल के केस में, और इसके लिए 300 mm से कम नहीं होना चाहिए आपके पाइल के लिए। अभी क्वेश्चंस रिपीटेड है, कोई बात नहीं, जितनी बार रिपीट होगा हम उसको उतनी बार करने की कोशिश करेंगे, और ये आदत आप भी बनाइएगा, ठीक है। तो देखिएगा वहां पे किसने पूछा है, सॉइल के ऊपर 15 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर क्या हो गया सर, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर आपके सॉइल पे अगर रेस्ट पे है, और 30 सेंटीमीटर का जब आपका सर पाइल के ऊपर रेस्ट पे है। क्लियर है। तो सी इज द राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि फॉर ए टू वे एक्शंस punching shear, the calculated shear stress tau v should be satisfy following relation: tau v less than equal to ks tau c, where tau c according to working stress method is expressed as। आपको बताना है कि जो आपके tau c होता है, tau c बोले तो shear strength of concrete जो होता है आपके पास वर्किंग स्ट्रेस मेथड में वो क्या होता है, 0.16 fc रूट fc के, या 0.25 रूट fc के, या 0.4 रूट fc के होता है। क्लियर है। तो सबसे पहले ये एक इंपॉर्टेंट कोडल प्रिजन है, देखिएगा कि व्हेन द shear reinforcement
इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन है आपके पास एज पर IS 456 2000 के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास कि व्हेन शेयर रेनफोर्समेंट इज नॉट प्रोवाइडेड, व्हेन शेयर रेनफोर्समेंट इज नॉट प्रोवाइडेड, then calculated shear stress, then calculated shear stress, जो शेयर स्ट्रेस होगा आपके पास वो शुड नॉट बी मोर देन या शुड नॉट बी एक्सीड K इंटू टाउ C, इससे एक्सीड नहीं होगा। कब? जब आप किसी भी प्रकार की शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड नहीं कर रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे K की, तो K क्या है आपके पास? कांस्टेंट फैक्टर है, जो क्या होता है आपके पास 0.5 प्लस बीटा C होता है। क्लियर है? उसी तरह से अगर हम बात करते हैं सर यहाँ पे बीटा C की, तो बीटा C क्या होता है? इट इज द रेशो ऑफ शॉर्टर साइड ऑफ द कॉलम, तो लिखेगा शॉर्टर साइड ऑफ द कॉलम होता है, shorter side of the column to the longer side of the column, shorter side of the column to the longer side of column, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ये क्या आपका बीटा C है। अब बीटा C के बाद यहाँ पे बात आती है आपके पास टाउ C की, और टाउ C क्या है हमारे पास अकॉर्डिंग टू रिलेशन, वो भी देखते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं टाउ C की, तो टाउ C होता है सर 0.25 इज रूट FC के। FC के क्या होता है आपके पास? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, और दूसरा होता है आपके पास टाउ C इज इक्वल टू 0.16 रूट FC के। FC के क्या है आपके पास? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है। क्लियर है? 0.25 कब अडॉप्ट करेंगे? अकॉर्डिंग टू लिमिट स्टेट मेथड, और FC के कब अडॉप्ट करेंगे? अकॉर्डिंग टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो आज उसने किसके कॉरेस्पॉन्डिंग पूछा है? वर्किंग स्ट्रेस मेथड के कॉरेस्पॉन्डिंग पूछा है। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड के रिस्पेक्ट में आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा टाउ C इज इक्वल टू 0.16 FC के। ठीक है, तो आपका आंसर होगा सर यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो गया है। ठीक है, ये है वर्किंग स्ट्रेस के रिस्पेक्ट में, और 0.25 FC के किसके रिस्पेक्ट में है? आपके LSM के रिस्पेक्ट में। ये LSM के रिस्पेक्ट में हो गया है, और ये आपके पास वर्किंग स्ट्रेस मेथड के रिस्पेक्ट में हो गया है। क्लियर है? ये भी हमेशा याद रखना, इसको आप KS लिख दो यहाँ पर। ठीक है, KS। अब जो आपके पास KS होता है, KS क्या रहता है आपके पास? शुड नॉट बी मोर देन 1। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है कि जो KS की वैल्यू है कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि when RCC footing is not too extended, कि जब आप RCC footing को extend नहीं कर पा रहे in the plot of the night boring house, the type of footing is preferred। देखिएगा जब भी आपका congested area होता है और उस एरिया में आपको क्या करना होता है? RCC footing का प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाते हैं, तो उस समय आप किस तरह की फुटिंग वहां पर प्रेफर करते हैं? तो वहां पे हम स्ट्रैप फुटिंग प्रेफर करते हैं। कौन सी फुटिंग प्रेफर करते हैं? आपके पास स्ट्रैप फुटिंग प्रेफर करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये दिखेगा यहाँ पर कि स्ट्रैप फुटिंग यूज करते हैं, स्ट्रैप फुटिंग यूज करते हैं हम। ठीक है, जहां पर आपका कंजेस्टेड एरिया हो। क्लियर है? जो आपके पास इसका यूज भी लिख देते हैं हम, used based on, ये ठीक है, बस यही हो गया। इसका यूज मत लिखो आप, एक ही यूज है इसका कि जहां पर आपका एरिया क्या कंजेस्टेड हो, आपकी क्या आ रही है वहां पे किसी की प्रॉपर्टी लाइन एग्जिस्ट कर रही है, तो उस कंडीशंस में आप वहां पे क्या कर सकते हैं सर? स्ट्रैप फुटिंग का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ज्यादा इसमें आपको डिटेलिंग नहीं देखनी है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द वेट ऑफ फाउंडेशन इज एज्यूम्ड एज विच ऑफ द फ्लोइंग, कि जो आपका वेट ऑफ फाउंडेशन है उसको आप कितना एज्यूम करते हैं? 5% ऑफ द वॉल वेट एज्यूम करते हैं, या 7% ऑफ द वॉल वेट एज्यूम करते हैं, या 10% ऑफ द वॉल वेट यूज करते हैं? तो जो आपका वेट ऑफ फाउंडेशन होता है उसको हम एज्यूम करते हैं 10% ऑफ द वॉल वेट एज्यूम करते हैं। कितना करते हैं? जैसे देखिएगा आपके पास ये कॉलम है, यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं कुछ इस तरह से।
या सिंपल ही बना देते हैं आपके पास, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सिंपल मीन्स आपके पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपका लोड एक्ट करेगा, तो आप ये लोड मान सकते हैं, आपके पास कुछ भी होगा। बट जो वहाँ पे वेट ऑफ फाउंडेशन हम एज्यूम करते हैं वो कितना पर करते हैं सर? वैसे तो बहुत सारी बुक में लिखा है 10 to 20%, बट मोस्टली केस में हम कितना एज्यूम करते हैं? 10% ऑफ वॉल वेट यूज करते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है डायरेक्ट, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया सर? यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। देखिएगा, स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है? स्टेटमेंट 1 बोलता है कि टू इंश्योर द यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन द थिकनेस ऑफ फाउंडेशन इज केप्ट यूनिफॉर्म। देखिएगा, जब भी हम किसकी बात करते हैं, आपकी यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो उस केस में हमें क्या चीज पता होना चाहिए? आपको शेप ऑफ द फुटिंग पता होना चाहिए। और आपका जो यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कब बनेगा? आपका तभी बनेगा जब आपका लोड का सीजी और आपकी फुटिंग का कॉलम का सीजी क्या करेंगे? मैच करेंगे। क्लियर है? तो अगर हम बात करते हैं इस स्टेटमेंट की, तो ये इसकी क्या है सर? ये स्टेटमेंट है, और जो आगे बोल रहा है ये इसका क्या है? एक प्रकार का रीजन है। तो रीजन तो गलत है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं आपका यूनिफॉर्म प्रेशर की, तो यूनिफॉर्म प्रेशर किससे रिलेटेड है? आपके पास उस शेप ऑफ द फुटिंग से रिलेटेड है। बट जब हम बात करते हैं आपका थिकनेस ऑफ द फाउंडेशन, तो थिकनेस ऑफ द फाउंडेशन किससे रिलेटेड है? आपका ये बेंडिंग मूवमेंट से रिलेटेड है। तो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखिएगा, ठीक है। यहीं से आप क्वेश्चन इसको बहुत इजीली पिक कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट क्या है आपके पास? इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है कि अगर आपका यूनिफॉर्म सॉइल प्रेशर हो, यूनिफॉर्म सॉइल प्रेशर हो, अगर यूनिफॉर्म सॉइल प्रेशर हो बिलो द बेस ऑफ फुटिंग, बिलो द बेस ऑफ फुटिंग, तो इस कंडीशंस में क्या होगा? ये पॉइंट्स है जो आपको काफी हेल्प करेगा। ऐसा तभी पॉसिबल है कब? जब CD ऑफ द लोड, जब क्या होगा सर? CG ऑफ द लोड मैच टू द CG ऑफ द फुटिंग, तभी पॉसिबल है, ठीक है। फुटिंग क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? आपके पास एक यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है और उसको रिलेट किया है किसके साथ? थिकनेस के साथ। तो गलत है ये, ठीक है, क्योंकि जो आपके पास थिकनेस है, क्या है? थिकनेस है, ये किससे रिलेटेड है सर? आपका ये है आपका सर बेंडिंग मूवमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं आपका यूनिफॉर्म सॉइल प्रेशर, तो ये किससे रिलेटेड है सर आपका? तो सर ये आपका शेप ऑफ फुटिंग से रिलेटेड है। यूनिफॉर्म सॉइल प्रेशर, यूनिफॉर्म सॉइल प्रेशर किससे रिलेटेड है? ये आपका शेप ऑफ फुटिंग से रिलेटेड है। अब शेप ऑफ फुटिंग से कैसे? देखिएगा, अगर आपकी फुटिंग की शेप रेक्टेंगुलर हुई, तो इसका मतलब क्या है कि जो लोड का सीजी है वो आपके कॉलम के सीजी के साथ मैच करेगा। बट अगर आपके पास कैसा होगा सर? ट्रेपेजोइडल फुटिंग होगा, तो उस कंडीशंस में आपने समझ जाना कि सर जो लोड का सीजी है वो आपके कॉलम के सीजी से मैच नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो इसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूं। शेप ऑफ फुटिंग कैसे सर? ये भी देखिएगा कि अगर सर मेरे पास शेप ऑफ फुटिंग कैसे हुई? रेक्टेंगुलर हुई। अगर रेक्टेंगुलर हुई तो इस केस में क्या होगा? आपके पास सीजी ऑफ द लोड, सीजी ऑफ द लोड लिख दीजिएगा यहाँ पे कि जो आपके पास सीजी ऑफ द लोड होगा, सीजी ऑफ द लोड मैच टू द सीजी ऑफ द कॉलम। ठीक है, बट अगर सर मेरे पास शेप कैसे हुआ? ट्रेपेजोइडल हुआ। अगर सर शेप ट्रेपेजोइडल हुआ तो इसका मीनिंग क्या है कि जो आपके पास सीजी ऑफ द लोड है, सीजी ऑफ द लोड डज नॉट मैच सीजी ऑफ द कॉलम, सीजी ऑफ द कॉलम, वो कॉलम के साथ क्या नहीं करेगा? आपका मैच नहीं करेगा। क्लियर है?
ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो उसने क्या किया है कि जो आपका यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको थिकनेस के साथ रिलेट किया है। एक तरह से आप इसको असर्शन बोल सकते हैं, इसको रीजन बोल सकते हैं। तो रीजन तो बिल्कुल ही गलत है, क्लियर है, ये आप देखिएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि टू इंश्योर यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन द थिकनेस ऑफ फाउंडेशन इज, देखिएगा भाई थिकनेस तो हम बिल्कुल भी इससे रिलेट नहीं कर सकते हैं, तो ये भी गलत है। टू इंश्योर यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट थिकनेस, फिर से थिकनेस को रिलेट नहीं कर सकते भाई। लास्ट ऑप्शन देखते हैं कि टू इंश्योर द यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन द थिकनेस ऑफ फाउंडेशन, देखिएगा थिकनेस तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर मैं इसका ऑप्शन ए लिखता हूं तो ई में क्या होता सर आपका नन ऑफ दीज होता, क्लियर है। बट देखिएगा यहाँ पे किसी को भी ये पता नहीं था कि सर इसका आंसर क्या होगा, बट कोई ना कोई तो सर हमें टिक करना होगा। बट इस क्वेश्चंस को भी क्या किया गया था आपका 2018 में फिर से इसको क्लेम किया गया था कि सर इस क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं है। अब किन स्टूडेंट ने किया होगा, जिन्होंने नहीं भी किया होगा उनके लिए भी यहाँ पर कॉमन मार्क्स दिया गया है, क्लियर है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि इफ द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन ऑफ टू इक्वल कॉलम इज रिस्ट्रिक्टेड, कि अगर हम दो कॉलम के विड्थ ऑफ फाउंडेशन को अगर रिस्ट्रिक्ट कर दें, द शेप ऑफ द फुटिंग जर्नल इज अडॉप्टेड। देखिएगा इक्वल कॉलम कब होगा, जब उसका क्रॉस सेक्शन इक्वल होगा और उसके ऊपर जो लोड आ रहा होगा वो आपका सेम आ रहा होगा। तो देखिएगा अगर ये इक्वल की बात कर रहा है यहाँ पर, तो इक्वल में आपके पास क्या होगा, एक कॉलम ये होगा, देखिएगा मैं बना देता हूं, एक कॉलम आपके पास ये होगा और दूसरा कॉलम आपके पास ये होगा। सर ये इक्वल कब होगा, जब इनका क्रॉस सेक्शन इक्वल होगा, क्रॉस सेक्शन इक्वल होगा और इनके ऊपर जो लोड आ रहा होगा वो आपके पास बिल्कुल सेम आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे भी लोड आ रहा होगा कुछ, यहाँ पे भी लोड आ रहा था, यहाँ पे भी कुछ पी अमाउंट का लोड आ रहा होगा, बिल्कुल सर यहाँ पे भी पी अमाउंट का लोड आ रहा होगा और यहाँ पे भी पी अमाउंट का लोड आ रहा होगा। और जो आपके पास लोड आ रहा होगा वो कॉलम के सीजी के साथ क्या कर रहा होगा, मैच कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, कॉलम के सीजी के साथ मैच कर रहा होगा। और ऐसा कब होगा भाई, इसको थोड़ा सा मैं दोबारा से बनाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, सही से नहीं बना था, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर हम सेंटर पे लगा देते हैं, यहाँ पे भी हम सेंटर पे ला देते हैं। आप बोल रहे हैं सर लोड सेम होगा, बिल्कुल होगा लोड सेम, ठीक है। अब ये जो लोड है ये बिल्कुल इसके सीजी से पास कर रहा होगा। कब होगा, जब लोड भी इक्वल होगा और इसका सेक्शंस भी क्या होगा सर हमारे पास सेम होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से पास कर रहा होगा सीजी से। तो उस समय हम कौन सी फाउंडेशंस प्रोवाइड करते हैं, तो उस समय सर हम रेक्टेंगुलर फाउंडेशंस प्रोवाइड करते हैं। कौन सी फाउंडेशंस प्रोवाइड करते हैं, रेक्टेंगुलर फाउंडेशंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये होगी हमारे पास, दिस इज द रेक्टेंगुलर फाउंडेशंस। तो ये हो गया मेरे पास, आपके पास रेक्टेंगुलर फाउंडेशंस, ठीक है। अब आपके पास रेक्टेंगुलर फाउंडेशंस हम कब प्रोवाइड कर देंगे, जब आपके पास लोड क्या हो सर, इक्वल लोड हो, लोड इक्वल हो और आपके पास क्या हो, सेम क्रॉस सेक्शन हो, सेम क्रॉस सेक्शन हो। और तीसरा है कि सर अगर आपका लोड का सीजी अगर क्या कर रहा है सर, आपका मैच कर रहा है, लोड का सीजी मैच कर रहा है आपके कॉलम के सीजी के साथ, कॉलम के सीजी के साथ। तो हम क्या प्रोवाइड करेंगे सर, वहां पर हम रेक्टेंगुलर फुटिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ट्रेपेजोइडल फुटिंग का प्रोवाइड करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है जब क्या होगा सर, सीजी ऑफ लोड डज नॉट मैच द सीजी ऑफ द कॉलम होगा। और जब आपके पास लोड कैसे होंगे सर, लोड अनइक्वल होंगे, लोड कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे। बट यहाँ पे जो लोड होंगे आपके पास सर वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब लोड भी इक्वल होंगे और आपके पास जो क्रॉस सेक्शन होगा वो भी क्या होगा सर, आपके पास सेम होगा। बट यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन होगा वो क्या होगा सर, आपके पास डिफरेंट होगा, ठीक है। यानी कि साइज आपके पास डिफरेंट होगा, क्लियर है। तो ये पॉइंट्स थे जो आपको लर्न करने चाहिए थे, क्लियर है। तो ये भी पता लगा सर रेक्टेंगुलर कब प्रोवाइड करेंगे और ट्रेपेजोइडल कब प्रोवाइड करेंगे। आज इक्वल की बात की है तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर आएगा, अगर वो अनइक्वल की बात करता है तो आपके पास ट्रेपेजोइडल आता है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एक फाउंडेशन रेस्ट ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग, ये आपके पास एक फाउंडेशन है जो रेस्ट ऑन फ्लोइंग होता है, किस पे होता है, आपके पास बेस ऑफ द फाउंडेशन पे होता है क्या आपके सबग्रेड पे होता है या फाउंडेशन पे होता है, तो कहां पे होता है आपके पास, बोथ सबग्रेड एंड फाउंडेशन ऑफ द सॉइल। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, डी इसका राइट ऑप्शन हो गया, ये तो सभी लगा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि बॉटम बार अंडर द कॉलम आर एक्सटेंडेड इनटू द इंटीरियर ऑफ द फुटिंग स्लैब एट ए डिस्टेंस ग्रेटर देन। देखिएगा जब भी हम बात करते हैं, अभी हमने 2 कॉलम की बात की है, तो फिर से हम यहाँ पे 2 कॉलम बनाने की कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं आपके पास एक कॉलम ये है, ठीक है, और दूसरा कॉलम आपके पास कुछ इस तरह से है, ठीक है, कुछ इस तरह से है, और रेस्टिंग ऑन फाउंडेशन है कुछ इस तरह से। क्लियर है, तो यहां पे कुछ इस तरह से मैं बना देता हूं, क्योंकि डायग्राम अच्छे से बनाना चाहिए भाई, आप भी अच्छे से बना रहे हो अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ठीक है। यहां पे देखिएगा, तो यहां पे जो हम आपका रेनफोर्समेंट डालेंगे, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, वो कहां डालेंगे, इसके बेस ऑफ दी फाउंडेशंस पे डालेंगे, कुछ यहां पर डालेंगे, ठीक है। ये क्या हुआ आपके पास, ध्यान दीजिएगा, ये है मेरे पास फेस ऑफ दी कॉलम है, दिस इज द फेस ऑफ दी कॉलम है, ठीक है। तो इसको क्या कर दीजिएगा आप, थोड़ा सा मैं इसको डॉटेड लाइन में दिखाऊंगा आपके पास कि सर ने ये बोला कि सर ये फेस ऑफ द कॉलम है और ये भी फेस ऑफ द कॉलम है, ठीक है। अब इस लेंथ को मैं नाम दे देता हूं इतने आपके पास, इसको मैं नाम दे देता हूं L1, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा, और इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे कुछ इस तरह का इसको मैंने। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि फेस ऑफ द कॉलम के बाहर आपको कितनी बार एक्सटेंड करनी है, ठीक है, कितनी बार एक्सटेंड करनी है आपको, ये 41 टाइम्स डाया ऑफ मेन बार आपको एक्सटेंड करनी है। तो ये जो मेरे पास आई, ये कितनी एक्सटेंड करनी है आपको, 41 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ मेन बार, इतनी एक्सटेंड करनी है, क्लियर है। और ये भी कितनी एक्सटेंड करनी है सर आपको, 41 टाइम्स डाया ऑफ मेन बार एक्सटेंड करनी है। इसी को हम और नाम से भी जान सकते हैं, बिल्कुल सर, क्या बोल सकते हैं, इसी को हम डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं, दैट इज LD बोलते हैं। तो यही तो आपसे क्वेश्चंस में पूछा गया था कि आपके पास जो बॉटम बार्स अंडर दी कॉलम्स आर एक्सटेंडेड इनटू दी इंटीरियर ऑफ द फुटिंग स्लैब एट ए डिस्टेंस ग्रेटर देन 42 टाइम्स डायमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉलम, नहीं सेंटर नहीं होगा, या 42 टाइम्स डायमीटर ऑफ इनर एज ऑफ द कॉलम, या 42 टाइम्स डायमीटर फ्रॉम द आउटर एज ऑफ द कॉलम। इनर एज तो ये हुआ, तो ये क्या हुआ आपका आउटर एज, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा सर आपका C। देखिएगा ऑप्शन में तो 41 टाइम्स डाया ऑफ मेन बार है जो आपकी कोड में बोला है, बट उसने यहाँ पे 42 बोला है, 24 हो नहीं सकता, तो यहाँ पे कोई ना कोई ऑप्शन तो लगाना पड़ेगा। जो 41 है वो नियर अबाउट किसके जा रहा है, 42 के, और ये भी कहाँ पे होगा सर, आपके आउटर एज ऑफ दी कॉलम पे होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, C इसका राइट ऑप्शन हो गया है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि फॉर द इकोनॉमिकल डिजाइन for a combined footing to support 2 equal column load, the projection of beam in a lower tier are kept such that bending moment under the column is equal to। देखिएगा क्या बोल रहा है ये क्वेश्चंस में, एक बार फिर से पढ़ लेता हूं कि एक आपके पास कोई भी आपने एक इकोनॉमिकल डिजाइन करना है एज ए कंबाइंड फुटिंग, जहां पे आपके पास 2 इक्वल कॉलम है, जहां पे जो लोड का जो प्रोजेक्शन है एज ए लोअर टायर आर केप्ट सच दैट बेंडिंग मोमेंट अंडर ए कॉलम इज इक्वल टू। तो वहां पे जो प्रोजेक्शन ऑफ बीम का जो क्राइटेरिया होगा, वहां पे जो आपके पास जो बेंडिंग मोमेंट होगा अंडर कॉलम, वो किसके इक्वल होगा। सिंपल सी बात है, जब ये बात कर रहा है कि वहां पे सर इक्वल कॉलम है, इक्वल लोड है, तो इसका मतलब वहां पर रेक्टेंगुलर फुटिंग यूज की होगी, क्लियर है। क्योंकि रेक्टेंगुलर फुटिंग में मैंने आपको ये केस बताया था कि लोड आपके पास इक्वल होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन आपके पास इक्वल होना चाहिए, और जो आपका लोड का सीजी है वो आपके कॉलम के सीजी से मैच करना चाहिए, क्लियर है। थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं इसका डायग्राम यहाँ पे बनाऊं तो डायग्राम देखिएगा कुछ इस तरह से बनेगा आपके पास, ये है आपके पास कुछ, और यहाँ पे क्या है, 2 कॉलम है आपके पास जहाँ पे इक्वली लोड आ रहा है, कुछ इस तरह से मैं बना दूं इसको, ठीक है,
कुछ इस तरह से आपको ये मिल जाएंगे। ये हो गया आपके पास, और आपके पास कुछ ये हो गया, ठीक है। तो अगर हम क्या देखते हैं यहाँ पे ये कॉलम, थोड़ा सा इसको डायग्राम को ही मैं दोबारा से बना दूं। ये डायग्राम जैसे मैंने एजिटेड अभी पीछे बनाया था बिल्कुल उसी तरह से बना देते हैं। ये है आपके पास, और ये है आपके पास, कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से है, और कुछ इस तरह से है। क्लियर है, जैसे मैंने अभी बनाया था आपके लिए, ये हो गया, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी कोई इक्वल लोड एक्ट कर रहा होगा, मान लो P1 है, यहाँ पे भी P1 लोड कर रहा होगा, और ये सभी को मालूम है कि ये लोड जो है आपके CG के साथ मैच कर रहा होगा, बिल्कुल सही, तभी तो हमने यूज किया इसका एज ए कंबाइंड कॉलम। क्लियर है। तो अगर मैं इसका एनालॉगी बनाना चाहूँ, अगर इसका सॉम के साथ एनालिसिस करना चाहूँ, तो सॉम के साथ मैं कुछ इस तरह से एनालिसिस करूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जो ये आपके पास अब ऊपर से जो आपका लोड आ रहा होगा, इस लोड को रजिस्ट करने के लिए यहाँ पर क्या लग रहा होगा आपके पास, अपवर्ड सॉइल प्रेशर भी लग रहा होगा। अब जो अपवर्ड सॉइल प्रेशर लग रहा होगा वो नेचर में कैसा होगा सर, आपके पास यूनिफॉर्म होगा, कुछ इस तरह से होगा, बिल्कुल होगा सर, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, क्योंकि सब कुछ मैच कर रहा है CG से, तो आपका क्या होगा, वो लोड, आपका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसा बनेगा सर, यूनिफॉर्म बनेगा। अब जब यूनिफॉर्म बनेगा तो इसका जब मैं एनालॉग बनाऊंगा, तो एनालॉग में मुझे क्या शो होगा, एज ए यूडीएल, कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से मुझे दिखेगा यहाँ पर। और जो यहाँ पे ये कंडीशन सारी है कुछ ऐसे बन जाएगी आपके पास। मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा बट कोई बात नहीं। ये है हमारे पास कुछ इस तरह से, ठीक है, और ये आपके पास कुछ इस तरह से। तो अगर मैं इसका क्या बनाऊं, आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊं, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, इसका कुछ इस तरह से बनेगा इसका, ठीक है। ये क्या बना रहा हूं मैं, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है, इस तरह से। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका ये क्या आ रहा है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, ठीक है, दैट इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। क्लियर है। तो ये अगर मैं इसके डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, तो ये हो गया मेरे पास सर, ये L हो गया है, और ये मेरे पास क्या है, जो ये आपका ओवरहैंगिंग पोर्शन है, दिस इज द A है। ये भी मेरे पास ओवरहैंगिंग पोर्शन है, इसको भी मैं क्या बोल देता हूँ, A बोल देता हूँ। क्लियर है। अब जो हमारे पास ये ओवरहैंगिंग पोर्शन है, ये कितना होता है आपके पास, ये होता है आपके पास L/2√2 होता है। क्लियर है। अगर ये ऐसा होगा तो इस कंडीशंस में क्या होगा कि जो मेरे पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, वो किसके इक्वल होगा आपके पास, मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के इक्वल होगा, मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के इक्वल होगा। ये मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव होगा, ठीक है। या मैं बोल सकता हूं इसको सैगिंग मोमेंट इज इक्वल टू हगिंग मोमेंट। तो आप ये भी लिख सकते हैं, सैगिंग मोमेंट इज इक्वल टू हॉगिंग मोमेंट। तो क्या हो जाएगा आपके पास, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर जो A की वैल्यू होती है वो आपके पास L/2√2 होती है। क्लियर है। अगर ये इसके इक्वल हुआ, इसके ग्रेटर देन हुआ, तो उस कंडीशन में जो हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के। क्लियर है। और ये आप सभी को पता है कि मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो कहाँ पे होता है, आपका सेंटर पे होता है। तो इन्होंने यही पूछा कि जो आपका बेंडिंग मोमेंट अंडर कॉलम होगा वो किसके इक्वल होगा, वो बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर ऑफ द बीम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास वो क्या हो जाएगा सर, ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, the self weight of the footing is not considered for calculating the upward pressure on the footing। देखिएगा यहाँ पे ये आपका अपवर्ड प्रेशर है। जब हम कभी भी अपवर्ड प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं तो उस समय हम कभी भी सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग इज नॉट कंसीडर। तो इसका मतलब क्या है, आपका ये ऑप्शन सही है। क्लियर है। बट नेक्स्ट भी देखते हैं कि सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग इज आल्सो कंसीडर। नहीं, सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग आप कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं जब आप अपवर्ड प्रेशर की कैलकुलेटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं कि सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग इज नॉट कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग
कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ फुटिंग, नहीं ये तो इससे रिलेटेड नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो गया आपके पास, ए इसका राइट ऑप्शन हो गया है। क्लियर है? तो इस तरह से फुटिंग के जितने भी क्वेश्चन थे उनको हमने इस पार्ट में कवर करने की कोशिश की है। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे उनको मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करने की कोशिश करूंगा। तब तक आपको जो भी ये पार्ट्स पढ़ाया जा रहा है इस पार्ट को आप अच्छे से कीजिएगा, और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए गए हैं आपको अगर उससे ज्यादा डिटेल पता है तो आप उन सभी डिटेल को भी साथ साथ लिखते रहिएगा। इससे ये बेनिफिट होगा कि जो भी आपका थ्योरी पार्ट आपने स्टडी किया होगा कम से कम आपका क्वेश्चन के साथ रिवाइज हो जाएगा। क्लियर है? तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप पढ़ते रहिए और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए।